उजड़ जाहिल गवार लोग पता नहीं खुद को क्या समझते हैं। अगर एक बेटी घर से भाग गई तो इसका ये मतलब नहीं कि दूसरी बेटी को उठाकर कुर्बान कर दिया जाए। मेरी बदनसीबी मुझे यहाँ तक खींच लाई है, मगर मैं भी चुप नहीं बैठूंगी, एक एक को देख लूंगी, नहीं छोड़ूंगी किसी को। वो गुस्से में बड़बड़ाते हुए अपनी ज्वेलरी को नोच नोच कर उतार रही थी। चेहरा गुस्से की तमतमाहट से लाल हो उठा था। बड़ी बड़ी हेजल ग्रीन आंखों में गुस्से की लाल डोरियां तैर रही थीं। लाल कामदार लहंगे के साथ पड़ा हुआ दुपट्टा अब जमीन पर बिखरा पड़ा था। वो अपनी कलाई से चूड़ियां उतार उतार कर फेंकती जा रही थी, जैसे हर चीज से नफरत हो गई हो। और जब सब फेंक चुकी तो एक लंबी सांस लेकर लहंगा संभालने लगी कि तभी उसका पांव लहंगे में उलझा और वो जमीन पर गिरते गिरते बची। क्या मुसीबत है ये, 20 किलो का ये तंबू पहना दिया। वो चिल्लाई और वहीं बैठे बैठे लहंगे की डोरियां खींचकर लहंगा भी उतार फेंका। अब उसकी काली टाइट्स में लिपटा हुआ बदन और भी साफ झलक रहा था। वो उठी, गुस्से से कांपते हाथों से ब्रीफकेस खोला और उसमें से एक छोटा सा ट्राउजर और एक स्लीवलेस शर्ट निकाली और वॉशरूम में घुस गई। लहंगा अभी जमीन पर उसी तरह पड़ा था जैसे किसी का कोई बोझ जो अब उतार फेंका हो। तभी मुर्तसिम कमरे में दाखिल हुआ और कमरे की हालत देखकर सन रह गया। एक सुनामी सी उठी थी उसके भीतर। वो नहीं जानता था कि उसकी शादी किस लड़की से हुई है, देखने में कैसी है, मिजाज कैसा है। बस उसे ये पता था कि ठीक बारात वाले दिन उसकी दुल्हन बदल दी गई थी और उसने भी अपने खानदान की इज्जत बचाने के लिए एक अनजानी सी लड़की को अपनी जिंदगी में शामिल कर लिया था। उसके सपने एक ही पल में टूट गए थे। वो जो सपने सजाए बैठा था कि गांव की सबसे पढ़ी लिखी लड़की उसकी दुल्हन बनने वाली है, अब उसकी पढ़ी लिखी दुल्हन की जगह शायद गांव की गवार लड़की उसकी दुल्हन बना दी गई है। लेकिन वो अनजान था, उसकी दुल्हन जरूर बदल दी गई थी, लेकिन गांव की कोई गवार लड़की नहीं, बल्कि वो कनाडा की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी की टॉपर आलिया मुराद थी, जिसे यहाँ के लोग कीड़े मकोड़ों से कम नहीं लगते थे। और इस बात का अंदाजा तो मुर्तसिम खान को कमरे में दाखिल होते ही हो गया था कि उसकी ये नई नवेली दुल्हन किसी तूफान से कम नहीं है। फर्श पर पड़ा उसकी शादी का लहंगा और दुपट्टा, जमीन पर बिखरे हुए जेवर, दीवार से टिका दुपट्टा और चारों ओर फैली बेतरतीबी, उसका दिमाग भन्ना गया। शादी की पहली रात कमरे में उसका स्वागत इस अंदाज में हुआ था कि उसका दिल कर रहा था इसी वक्त उस नई नवेली बीवी को गोली मार दे, जिसकी शक्ल तक उसने अभी तक नहीं देखी थी। निकाह के वक्त नाम क्या लिया गया था ये भी भूल गया था। उसे अच्छे से यहाँ रहने के तौर तरीके सिखाने होंगे, नहीं तो गांव में बनी बनाई इज्जत को खाक में मिलाने में एक पल भी नहीं लगाएगी। मुर्तसिम खान ने दांत भींचते हुए कहा था, मगर फिर खुद को संभालते हुए गुस्से को काबू में किया और स्टडी चेयर को घसीटकर कमरे के बीचों बीच में ले आया और उस पर आराम से बैठ गया। आलिया नहाकर वॉशरूम से बाहर निकली तो कमरे के बीचों बीच बैठे मुर्तसिम को देखकर उसकी भवें तन गई। तो ये है मेरा जबरदस्ती वाला शौहर, उसने नाक चढ़ाते हुए मन ही मन सोचा। कमरे में हल्की हल्की रोशनी थी, मगर इतनी जरूर थी कि दोनों एक दूसरे की मौजूदगी को साफ देख पा रहे थे। मुर्तसिम को पूरी तरह नज़रअंदाज करते हुए आलिया सीधी ड्रेसिंग टेबल की ओर बढ़ी थी, लेकिन मुर्तसिम की नज़रें जैसे उस पर अटक सी गई थीं। उसके घुटनों से कुछ नीचे तक का शॉर्ट ट्राउजर पहन रखा था, जिसमें उसकी दूध सी उजली पिंडलियां साफ नजर आ रही थीं। जब उसने कंघी करने के लिए हाथ ऊपर उठाया तो उसकी छोटी सी स्लीवलेस शर्ट उसके गोरे पेट को भी दिखाने लगी। उसका फिगर मानो खुदा ने खुद बैठकर तराशा हो। मुर्तसिम कुछ पल को यह भी भूल गया कि उसकी ये शादी सिर्फ एक मजबूरी की वजह से कराई गई थी। आलिया अपने खूबसूरत घने बालों को आगे गिराए ध्यान से कंघी करने में लगी हुई थी और उसकी लंबी गोरी गर्दन मुर्तसिम की नज़रों का नया निशाना बन चुकी थी। उसका दिल कर रहा था कि बस देखता रहे, मगर नहीं, उसे खुद को संभालना था। ये लड़की मासूम नहीं है, अकड़ है इसकी आंखों में, मगर अब ये मेरे उसूलों पर चलेगी, चाहे इसे पसंद हो या नहीं। शादी की पहली रात आलिया ने कमरे का जो हाल किया था मुर्तसिम को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया था। ठीक है, शादी उसकी मर्जी के बिना हुई थी, लेकिन शादी में मर्जी तो मुर्तसिम की भी शामिल नहीं थी। वो मिल बैठकर इस मसले का हल निकाल सकते थे, लेकिन नहीं, आलिया ने जो रवैया अपनाया था मुर्तसिम के गुस्से से बुरी हालत हो चुकी थी। आलिया ने अब तक उस पर एक नज़र तक डालना गवारा नहीं किया था, जबकि मुर्तसिम चाहता था कि बात की शुरुआत वही करे, कम से कम एक बार उसकी ओर देखे, कुछ तो कहे। लेकिन आलिया के अंदाज से ऐसा जरा भी नहीं लग रहा था कि उसे इस बात का एहसास है कि कमरे में वो अकेली नहीं है। ना ही उसकी आंखें उठ रही थीं और ना ही उसके चेहरे पर कोई भाव था
जो ये जताता कि उसे किसी की मौजूदगी की परवाह है। मुर्तसिम अब तक चुपचाप सब सहता रहा, मगर अब सब्र की सीमा टूटने लगी थी। वो थक चुका था उसे चुप देखते देखते। उसकी खामोशी, उसका बेपरवाह अंदाज और उसका हर पल उसकी ओर से अनदेखा करना अब उसे कचोटने लगा था। उसने ठान लिया अब चुप रहना मुमकिन नहीं। उसका मन बेचैन हो रहा था, भीतर एक हलचल सी मची हुई थी। आलिया के चमकते रूप, उसका शांत लेकिन आकर्षक शरीर को देखकर खुद को रोक पाना उसके बस में नहीं था। उसने मन में कहा, अगर ये सोचती है कि मुझे नज़रअंदाज करके मुझे कमज़ोर साबित कर देगी, तो इसे अपनी गलतफहमी अभी और इसी वक्त दूर करनी होगी। मुर्तसिम अपनी जगह से थोड़ा सा खिसका और एक गहरी नज़र आलिया पर डाली। आलिया ने अपने बाल सुलझाए और फिर बिस्तर की ओर बढ़ गई, लेकिन अब मुर्तसिम से खुद पर काबू न रहा। उसने धीमी मगर भारी आवाज़ में कहा, यहाँ आओ। आलिया जो पलंग पर तकिया ठीक कर रही थी, उसका हाथ वहीं की वहीं रुक गया। आलिया के मन में आया कि उसकी इस बात को भी नज़रअंदाज कर दे। आखिर खुद को समझता क्या था? जबरदस्ती शादी करके उस पर हक जताने की उसकी हिम्मत कैसे हुई? लेकिन कुछ सोचकर आलिया ने गहरी सांस ली थी और वो मुर्तसिम के पास आकर खड़ी हो गई। वो देखना चाहती थी कि आखिर मुर्तसिम करता क्या है। उसी वक्त आलिया की नज़र मुर्तसिम पर पहली बार पड़ी थी। पहली बार वो उसे गौर से देख रही थी। उसने बादामी रंग का महंगा कुर्ता पायजामा पहना हुआ था, कंधों पर ऊनी शॉल डाली हुई थी। उसके बाल थोड़े लंबे थे जो गर्दन के पीछे सलीके से सजे हुए थे। हल्की सी बड़ी हुई दाढ़ी और छोटी मूंछों के साथ वो वाकई बेहद आकर्षक लग रहा था। आलिया के दिल में एक अजीब सी गुदगुदी हुई थी। बंदा है तो स्मार्ट, पर्सनालिटी भी गजब की है। पता नहीं इसकी दुल्हन को इससे क्या बैर था जो इसे छोड़कर भाग गई। लेकिन अगले ही पल उसने खुद पर काबू पाया। मैं इसकी खूबसूरती के जाल में नहीं फंसूंगी, क्योंकि मैं अपना फ्यूचर इस गांव में और इन देहाती लोगों के बीच रहकर ख़राब नहीं करना चाहती। लेकिन वो नहीं जानती थी, जिसे वो अनपढ़ और गवार समझ रही थी, वो अपने शहर की यूनिवर्सिटी का सबसे बड़ा टॉपर रहा था, जबकि आलिया तो अपने ही ख्यालों में डूबी हुई थी। उसकी खूबसूरती या बदसूरती से आलिया को कोई मतलब नहीं था, क्योंकि उसने ठान लिया था वो जल्दी ही ये रिश्ता तोड़कर यहाँ से चली जाएगी और मुर्तसिम से हमेशा के लिए छुटकारा पालेगी। सामने बैठा वो रजवाड़ों जैसी शान लिए मुर्तसिम खान उसका भविष्य हरगिज नहीं बन सकता था। सिर्फ और सिर्फ खूबसूरती की बुनियाद पर वो अपनी ज़िंदगी नहीं बिता सकती थी। वो अभी एकटक उसे देख रही थी, मगर उसका मन किसी और ख्यालों में उलझा हुआ था। जबकि मुर्तसिम को लगा शायद वो भी उसे देखकर उस पर मोहित हो रही है, जैसे कुछ पल के लिए वो हुआ था। यहाँ बैठो आकर। वो ठेठ राजसी अंदाज में एक हाथ कुर्सी की पीठ पर टिकाए सीधे बैठा और आलिया को अपनी गोद में बैठने का इशारा किया। मगर उसकी इस हरकत पर आलिया का खून खौल उठा था। बिना एक पल सोचे उसने आगे बढ़कर मुर्तसिम के गाल पर एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। तुम जैसे जाहिलों की इतनी औकात नहीं कि तुम लोग मुझे छू भी सको। मुझे तुमसे नफरत है और तुम मुझसे रोमांस की उम्मीद करते हो। क्या सोचकर आए थे कि सुहाग रात है और आज की पूरी रात तुम मेरे साथ रोमांस करोगे और मैं गांव की देहाती अनपढ़ लड़कियों की तरह शर्माते हुए तुम्हारी बाहों में सिमट जाऊंगी। घटिया सोच रखते हो तुम। वो तेज तेज सांसें ले रही थी। गुस्से से उसके होंठ फड़फड़ा रहे थे। इतनी तेज सांसों से उसका सीना ऊपर नीचे हो रहा था, मगर मुर्तसिम बस चुपचाप उसे देखता रहा। उसके चेहरे से आलिया को समझ नहीं आ रहा था कि वो गुस्से में है या फिर कुछ और सोच रहा है। आलिया पैर पटकते हुए मुड़ने लगी। तभी अचानक मुर्तसिम ने उसकी कलाई पकड़ी और जोर से खींचा। आलिया अपना संतुलन खो बैठी और सीधा मुर्तसिम के चौड़े सीने से जा टकराई। उसका चेहरा मुर्तसिम के चेहरे से छू रहा था और वो उसकी गोद में गिरी हुई थी। मुर्तसिम ने एक झटके में उसकी कमर पकड़कर उसे सीधा किया और अपने पैरों पर बिठा लिया। उसकी इस हरकत से आलिया एकदम हक्का बक्का रह गई। जिंदगी में पहली बार किसी मर्द ने इस तरह उसे छुआ था। उसके पूरे जिस्म में जैसे एक बिजली सी दौड़ चुकी थी। मुर्तसिम ने बिना एक शब्द कहे उसके दोनों हाथ थामे और उन्हें अपनी कमर के इर्द गिर्द लपेट दिया और एक झटके में उसे अपने और भी करीब खींच लिया। अब उसका सीना मुर्तसिम के सीने से टकरा रहा था। चेहरा आमने सामने था, इतना पास कि मुर्तसिम की गर्म सांसों में वो अपने चेहरे को महसूस कर रही थी। उन सांसों की तपिश से उसका चेहरा जैसे जलने लगा था, मगर फिर भी वो लाल आंखों से उसे घूरती जा रही थी। अपने दिल की हालत वो मुर्तसिम पर जाहिर नहीं करना चाहती थी। उसके भीतर का हर एहसास अजीब सा था, अनजाना और घबराहट से भरा हुआ। मुर्तसिम धीरे से उसके चेहरे की ओर झुका तो आलिया ने जोर से अपनी आंखें बंद कर लीं। न जाने क्यों
उस पल उसका कमजोर सा दिल विरोध भी नहीं कर पाया। उसकी रूह कांप उठी। एक हाथ से उसने आलिया के चेहरे को थाम लिया था, इतनी जोर से कि आलिया सिसक उठी। बहुत बड़ी गलती कर दी तुमने आलिया, जो सरदार मुर्तसिम पर हाथ उठा दिया। और मैं गलती करने वालों को सजा देता हूँ। सजा तो तुम्हें भी मिलेगी, जरूर मिलेगी। उसकी आंखों में एक अजीब सी ठंडक सी उतर रही थी और उन आंखों की ठंडक आलिया को अपने वजूद में उतरती महसूस हो रही थी। वो इस आदमी को नहीं जानती थी, कैसा है, किस नेचर का मालिक है। वो उसके चेहरे के हाव भाव से बिल्कुल भी नहीं जान पा रही थी कि वो अब आगे क्या करने वाला है। वो खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रही थी कि मुर्तसिम ने उसके बालों के पीछे हाथ ले जाते हुए एक झटके से उसे अपने चेहरे के और भी करीब किया था और फिर उसके नाजुक गुलाबी लबों को अपने होठों की कैद में ले गया। वो बुरी तरह मचल उठी थी, लेकिन मुर्तसिम को परवाह कहाँ थी। वो पूरी शिद्दत से उसके लबों का जाम पी रहा था। आखिर में उसके नाजुक से लब को एक हल्का सा कट देते अपना चेहरा उसने पीछे किया था। अपनी तेज होती सांसों को मुर्तसिम ने कंट्रोल किया था और फिर ठंडे शब्दों में बोला, ये तो बस एक छोटा सा ट्रेलर था तुम्हें बताने के लिए कि मैं तुम्हारा शौहर हूँ। निकाह हुआ है आज हमारा। गवाहों की मौजूदगी में तुमने मुझे 3 बार कबूल किया है और जब शौहर कबूल कर लिया तो उसके बाद की रस्मों से इनकार कैसा। आज की रात हमारी सुहाग की रात है और आज की रात क्या होता है ये तुम अच्छी तरह जानती हो। कोई दूध पीती बच्ची नहीं हो तुम। फिर कैसे मुझे इग्नोर करके तुम सोने की तैयारी कर रही थी, वो भी कमरे का ये हाल करके। वो अब उसके जख्मी होंठ को अपने अंगूठे से मसलते हुए एक एक शब्द पर जोर देकर बोल रहा था, जबकि आलिया की आंखों से आंसू बहने के लिए बेताब थे, लेकिन उसने खुद पर काबू किया हुआ था। वो इस आदमी के सामने रोकर खुद को कमज़ोर साबित नहीं करना चाहती थी। और ऊपर से तुमने मेरे ऊपर हाथ भी उठा दिया। जानती हो कितना बड़ा गुनाह किया है तुमने। ये छोटी सी निशानी तुम्हारे नाजुक से लबों पर दी है ना, तो तुम्हें ये याद दिलाने के लिए कि मैं जब चाहूँ जैसे चाहूँ तुमसे अपना हक वसूल कर सकता हूँ। वो धीरे से उसके होंठों से अपनी उंगली हटाता हुआ उसकी गर्दन की ओर ले गया था। उसकी शर्ट, जिसके ऊपरी के 2 बटन खुले हुए थे, जरा सा कंधे से हटाते हुए वहां पर अपने दहकते हुए होंठ रख दिए और आलिया एकदम तड़प उठी थी। मुर्तसिम का हर स्पर्श उसके वजूद में एक अजीब सी सिहरन भर रहा था। वो भले कनाडा जैसे माहौल में रहा करती थी, लेकिन फिर भी उसने अब तक किसी मर्द को अपने करीब नहीं आने दिया था। शायद ये उसका हिंदुस्तानी खून था, उसकी सभ्यता थी जो उसकी रगों में रची बसी थी और इसीलिए आज तक उसने खुद को संभाल कर रखा हुआ था। और अब जब मुर्तसिम उसे अपने नरम होठों से छू रहा था तो उसके होठों का एहसास उसे अंगारों जैसा लग रहा था, लेकिन वो बेबस थी। उसकी मजबूत बाहों से निकल नहीं सकती थी। वो जो अपने मन में बड़े बड़े इरादे कर रही थी, सब धरे के धरे रह गए थे। वो गांव का मजबूत हट्टा कट्टा 6 फीट का जवान मर्द था। उसके बाजुओं के फूले हुए मसल्स देखकर एक पल के लिए तो आलिया भी सहम चुकी थी। उसके आगे आलिया छोई मोई नाजुक सी कोई गुड़िया लगती थी। वो भला उसका मुकाबला क्या कर सकती थी। उसके कंधे से लब हटाते वो धीरे से उसके कान में सरगोशी करते हुए बोला था, तीखी मिर्च हो, लेकिन एक बात तो मानना पड़ेगी, तुम बहुत खूबसूरत हो। मुर्तसिम की गर्म सांसों के साथ ही उसकी भारी और गूंजती हुई सरगोशी आलिया के कानों में पड़ी थी तो वो सहम सी गई। अब मुर्तसिम बड़े ही प्यार से उसे अपनी गोद में बिठाए हुए था। हालांकि कमर पर पकड़ अब भी मजबूत थी और जिस वजह से आलिया उठ नहीं पा रही थी। तुम गलती कर रहे हो मिस्टर मुर्तसिम खान। मैं इस रिश्ते को नहीं मानती और तुम मेरे साथ इस रिश्ते को ज़बरदस्ती आगे नहीं बढ़ा सकते। मुझे नहीं रहना इस गांव के माहौल में और तुम जैसे जाहिल गवार के साथ। न चाहते हुए भी उसकी आंखों से आंसू टूट पड़े थे, जिन्हें मुर्तसिम ने आगे होते हुए अपने होठों से चुन लिया था और एक हल्की सी मुस्कान उसके गुलाबी लबों को छू गई। तुम्हारे चाहने या न चाहने से कुछ भी नहीं होता मिसेज आलिया मुर्तसिम खान। मेरे नाम के साथ तुम्हारा नाम जुड़ चुका है और जो एक बार मेरा हो जाता है वो हमेशा मेरा रहता है, मरते दम तक। इसलिए जो भी ख्याल तुम्हारे दिमाग में पक रहे हैं ना, उन्हें अपने छोटे से दिमाग से निकाल दो। बोलते बोलते वो उसके खूबसूरत वजूद का एक नज़र में ही जायजा ले चुका था। दुबली पतली नाजुक सी गोरी रंगत वाली ये लड़की आज उसने पहली बार देखी थी। उसे नहीं पता था कि उसकी ज़िंदगी अचानक ये कैसा मोड़ ले लेगी, कि अनजान लड़की उसकी ज़िंदगी में शामिल हो जाएगी। लेकिन हालात के आगे वो भी मजबूर हो गया था। परिवार की इज्जत बचाने के लिए उसने इस लड़की को अपनी बीवी बना तो लिया था, लेकिन अब उसके इरादे उसे नेक नहीं लग रहे थे। मुर्तसिम की नज़रें उसकी खूबसूरत धड़कनों पर जमी हुई थी। वाइट कॉटन की हल्की शर्ट,
जिसमें उसके अंडरगारमेंट्स साफ दिखाई दे रहे थे। शायद आलिया इस तरीके के कपड़े पहनने की आदी थी, इसलिए उसे कोई संकोच नहीं हो रहा था। लेकिन उसे इस तरह देखकर मुर्तसिम के जज्बात भड़कने लगे थे। उसकी शर्ट की आखिरी खुले 2 बटन उसकी खूबसूरती को और भी उभार रहे थे। मुर्तसिम की नज़र एक जगह जाकर रुक गई थी। उसकी ब्यूटी बोन से थोड़ा नीचे एक छोटा सा काला तिल था, जो मुर्तसिम की नज़र और होश दोनों को अपनी ओर खींच रहा था। उसका दिल डगमगाने लगा। एक पल को उसका जी चाहा कि वो अपने होंठ उस तिल पर रख दे, मगर उसने खुद को संभाला। अगर उसकी धड़कनों तक पहुंच जाता तो खुद को संभाल नहीं पाता। मचलते जज्बातों को संभालते हुए एक गहरी सांस ली और उसकी कमर पर अपने हाथों की पकड़ ढीली कर दी। इससे पहले कि आलिया कुछ समझ पाती, मुर्तसिम उठकर खड़ा हुआ था। इस अचानक आफत के लिए आलिया तैयार नहीं थी। वो सीधे फर्श पर जाकर गिरी। अपनी कमर को सहलाती वो मुर्तसिम को हैरान नज़रों से देख रही थी। मुर्तसिम तंजिया हंसी के साथ एक और खड़ा हो गया और तीखे अंदाज में बोला, ना मैं तुम्हारी खूबसूरती पर फिदा हूँ और ना तुम्हारी इस व्यवहार से मैं डरने वाला हूँ। तुम्हें लेकर मेरे मन में कोई ख़ास भाव नहीं है। तुम यहाँ सिर्फ और सिर्फ मेरी मजबूरी का नतीजा हो और मेरी जिद का भी, मेरे ख़ानदान का हिसाब, और उससे ज़्यादा तो मेरी नज़रों में कोई भी अहमियत नहीं रखती हो। कुछ देर पहले जो मुर्तसिम की आंखों में खुमारी के हल्के हल्के लाल डोरे तैर रहे थे, लेकिन अब उसकी आंखों में नफरत की आग थी और बोल जहर से भी ज़्यादा तीखे। तुम इस हुस्न की ज्वालामुखी को लेकर लाख कोशिश कर लो, मगर मेरे दिल में जगह नहीं बना पाओगी। चाहे जितना भी सज धज कर आ जाओ, मेरे लिए तुम सिर्फ एक मजबूरी हो, एक रिप्लेसमेंट। इस बात की गांठ बांध लो। तुम जैसी लड़की की मेरी ज़िंदगी में कोई जगह नहीं। मैं बाकी लोगों की तरह तुम्हारे हुस्न के गीत नहीं गाऊंगा और ना ही तुम्हारे इर्द गिर्द मंडराऊंगा। अपनी हदें, अपनी औकात कभी भी मत भूलना। उसके शब्दों की कठोरता जैसे हर लफ्ज़ में जहर घोल रही थी। वो अपनी सारी नफरत, अपनी सारी तकरार और हर दर्द आलिया के वजूद में उतार रहा था। और आलिया, वो तो जैसे सुन्न हो चुकी थी। उसे जरा भी दुख नहीं होता अगर वो खुद 1000 बार मुर्तसिम को ठुकरा देती, मगर जिस बेरहमी से मुर्तसिम ने एक ही पल में उसकी पूरी पहचान को रौंद दिया था, उसने उसकी रूह तक को तोड़ कर रख दिया। वो तो इस गुरूर में थी कि वो मुर्तसिम को ठुकराएगी, उसे तड़पते हुए देखेगी और वो भी आम मर्दों की तरह उसके सामने गिड़गिड़ाएगा, उसके वजूद को पाने के लिए तड़पेगा और वो उसे अपने करीब नहीं आने देगी। लेकिन यहाँ तो सारा किस्सा ही उल्टा हो चुका था। उल्टा मुर्तसिम उसे धुतकार कर उसकी इज्जत की धज्जियाँ उड़ा चुका था। आलिया के अंदर एक आग सी धड़कने लगी थी। बेइज्जती के एहसास से उसका चेहरा लाल हो चुका था, आंखों में नमकीन पानी भरने लगा। अभी कुछ देर पहले जो मुर्तसिम के गिरा जाने पर उसे चोट लगी थी, अब उस चोट का एहसास कहीं दूर जा सोया था, बल्कि अब तो दिल में एक दर्द की लहर उठी थी। इतना अपमान, इतनी जिल्लत वो तो सोच भी नहीं सकती थी। जबकि मुर्तसिम उस पर एक आखिरी तंजिया नज़र डालता हुआ बिस्तर की ओर बढ़ चुका था। मुर्तसिम बिस्तर पर गया, अपनी ओर की लाइट बंद की और अपनी बाहों को आंखों पर रख लिया, जबकि आलिया अभी भी वहीं फर्श पर बैठी हुई थी। फिर वो धीरे से उठी, कमरे से लगे टेरेस पर चली गई, जहाँ वो फूट फूट कर रो पड़ी। किस्मत ने उसके साथ बड़ा ही घिनौना मजाक किया था। वो पहली बार हिंदुस्तान आई थी और आते ही बुरी तरह फंस गई थी। उसे अचानक से सारिम याद आ गया। सारिम, आ जाओ, मुझे बचा लो, नहीं रहना मुझे इन जाहिलों के बीच, मेरी ज़िंदगी बर्बाद होने से बचा लो। वो सारिम को बुरी तरह याद करने लगी। उसने अपनी कलाई पर बंधी ब्रेसलेट देखी। वो उस वक्त उसके हाथ पर नहीं था और वो एकदम पागल सी हो गई। फिर तेज़ी से सब कुछ भूलते हुए वापस कमरे में आई और ड्रेसिंग टेबल पर रखी ज्वेलरी उठा कर देखने लगी। जब चूड़ियों के साथ ही उसे ब्रेसलेट दिखाई दी, वो उसे तुरंत उठाकर चूमते हुए फिर से टेरेस की ओर मुड़ गई और उसकी आंखों से बहते आंसू मुर्तसिम की नज़रों से छुप न सके। आलिया समझी शायद वो सो गया है, लेकिन वो जागा हुआ था और उसकी हर हरकत को बारीकी से देख रहा था। वो सोच में पड़ गया, आखिर ये ब्रेसलेट उसे किसने दिया था और उसके लिए इतना कीमती था कि उसे चूमते हुए रो रही थी। पता नहीं क्यों उसके दिल में अजीब सी बेचैनी भरने लगी थी। वो जिस तरह तड़पते हुए उस ब्रेसलेट को चूम रही थी, मुर्तसिम को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा था। लेकिन फिर कुछ ही देर में वो आलिया को भूलकर नींद की वादियों में उतर गया। जबकि आलिया काफ़ी देर तक टेरेस पर खड़ी खुद को पुरसकून करने की कोशिश करती रही। अनजाने ही उसकी उंगलियां अपने होठों पर गई थीं, जहां पर कुछ देर पहले मुर्तसिम ने जख्म दिया था। उसका दिल फिर से फूट फूट कर रोने के लिए चाहने लगा।
आई हेट यू मुर्तसिम खान। नफ़रत करती हूँ मैं तुमसे, और तुम्हारी इस हरकत ने मेरी नफ़रत को और भी डबल कर दिया है। मेरी बद्दुआ है तुम कभी खुश न रहो। वो अपने आंसू पोंछते हुए दिल ही दिल मुर्तसिम को कोस रही थी, जो उसकी नींद और सुकून को गारत करके चैन से सोया हुआ था। अगली सुबह जब मुर्तसिम की आँख खुली तो उसने आलिया को नमाज की जगह पर पाया, चेहरे पर दुपट्टा लपेट कर नमाज अदा कर रही थी, और उस सादगी में काबिल तारीफ भी लग रही थी। वो कनेडियन स्वभाव की आलिया थी जिसे उसने रात को छोटे कपड़ों में देखा था। कटे हुए बाल जो उसके कंधों से नीचे तक आते थे, तराशे हुए लंबे नाखूनों के साथ वो उसे बेहद मॉडर्न महसूस हुई थी। लेकिन उस वक्त जब वो साधारण शलवार कमीज और दुपट्टे में नमाज पढ़ रही थी तो उसका परंपरागत रूप मुर्तसिम के दिल में उतर गया। रात उसे बहुत मुश्किल से नींद आई थी। आलिया के वजूद को उसने बस थोड़ा सा ही महसूस किया था, और उसके दिल में उसके लिए अजीब से भाव पनपने लगे थे। लेकिन वो कोई कमज़ोर मर्द नहीं था, सरदार मुर्तसिम खान था। एक औरत की खूबसूरती के आगे वो अपने उसूलों से गिर नहीं सकता था, और उस लड़की को उसकी मर्जी के बगैर छूकर वो अपनी ही नज़रों में गिर जाता। और दूसरी बात, आलिया से उसका कोई दिली लगाव नहीं था, जो उसकी मोहब्बत में गिरफ्तार होकर उससे प्यार का इजहार करता और सॉरी कहते हुए उसके रूठे दिल को मोम करता। लेकिन अब उसका ये मासूम सा हुस्न देखकर वो आलिया की मोहब्बत के फरेब से बाहर नहीं निकल पा रहा था। शायद उसे ये बात स्वीकार करने में वक्त लगता। उसकी माँ भी अपने ज़माने में ऐसे ही नमाज़ पढ़ती थीं, लेकिन उसने कभी अपनी फूफो और चाची को ऐसी नमाज पढ़ते नहीं देखा था। ये खूबसूरत सा पल उसे आलिया के प्रति अजीब सा आकर्षण पैदा कर गया था। धीरे धीरे मुर्तसिम का दिल बदल रहा था। कमरे में आने से पहले उसके दिल में आलिया के लिए कोई एहसास नहीं थे, लेकिन उसका हल्की गुलाबी रंगत और हेजल ग्रीन आंखों वाला चेहरा देखकर वो कुछ लम्हों के लिए बहक गया था। उसका आलिया के करीब जाने का कोई इरादा नहीं था, लेकिन कमरे की बिखरी हालत और आलिया का एटीट्यूड उसे गुस्सा दिला गया था। लेकिन खुद पर कंट्रोल करते हुए मुर्तसिम ने यह सब कुछ इग्नोर कर दिया था, और वो अपनी शादी की पहली रस्म करने के लिए आलिया को अपने पास बुलाने लगा था, क्योंकि उनके ख़ानदान में एक रस्म बहुत ही ज़रूरी होती थी कि शादी की पहली रात दुल्हन दूल्हे की गोद में बैठते हुए उसके हाथ से कुछ मीठा खाती है। उनके ख़ानदान में ऐसी मान्यता थी कि ऐसा करने से रिश्तों में मिठास पैदा होती है और कभी भी घर में कलेश नहीं होता। ये एक तरह का विश्वास का पहला संकेत होता है, और इसके बाद ही दोनों अपनी नई ज़िंदगी शुरू करते हैं। वो कमरे में ब्लैक माइंड के साथ आया था। उसका आलिया को प्यार या ध्यान देने का कोई इरादा नहीं था, लेकिन उसे देखकर मुर्तसिम ने एक बार फिर अपने रिश्ते को एक नई दिशा देने की कोशिश की थी। लेकिन आलिया का थप्पड़ एक पल में ही सब कुछ बदल के रख चुका था। थप्पड़ ने जैसे उसके होश उड़ा दिए थे। गुस्से में आकर वो कुछ ऐसी हरकतें कर बैठा जो शायद उसे नहीं करनी चाहिए थी, या शायद उस हालत में वही उसका तरीका था अपना गुस्सा आलिया पर निकालने का। उसका निचला होठ अब भी थोड़ा सा फूला हुआ था, और ये देखकर खुद अपने ही किए पर वो पछताने लगा था। अपने बालों को गुस्से से हाथों की मुट्ठियों में दबाया। घड़ी देखी, सुबह के 4:30 बज रहे थे। वो फ्रेश होने के लिए बाथरूम गया, और जब वापस आया तो देखा आलिया सोफे पर लेटी हुई थी। उसकी मासूम शांत सी सूरत देखकर उसका दिल फिर से पिघलने लगा, लेकिन वो गुस्से और झंझलाहट के बीच फंसा हुआ था। ये लड़की इतनी मासूम और शांत नहीं है जितना कि चेहरे से जाहिर होती है। वो उसकी मासूमियत के घेरे से जल्दी ही निकला था, क्योंकि रात वो उसका उग्र रूप देख चुका था। गुस्से में उसने बाथरूम का दरवाज़ा जोर से बंद किया था। आवाज़ इतनी तेज़ थी कि आलिया चौंक कर उठ बैठी। डरने और ख़ुद को मजलूम दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो तल्खी से बोला था। कमरे में बेड है ना, जाकर वहीं सो। आलिया ने आंखें तरेरते हुए जवाब दिया, मुझे तुम्हारे साथ बेड शेयर नहीं करना। अगर मैं बेड पर सोऊंगी तो तुम सोफे पर लेटोगे। उसकी अकड़ अब भी बैसी की बैसी थी, लेकिन मुर्तसिम का चेहरा एक शरारती मुस्कान से सज चुका था। वो बोला, क्यों, खुद पर यकीन नहीं है? डर है कहीं मेरी ख़तरनाक पर्सनालिटी से इम्प्रेस ना हो जाओ और फिर कुछ हो ना जाए हमारे बीच। वो नीचे का होंठ दबाता अपनी दाईं आंख बिंक करता शरारत से मुस्कुराया। आलिया के दिल की धड़कन एक पल के लिए मिस हुई थी, लेकिन अगले ही पल उसकी आंखों में गुस्से की चमक थी। मुझे खुद पर पूरा यकीन है, वो ठंडी आवाज़ में बोली थी, लेकिन तुम पर जरा भी नहीं। तुम किसी भी वक्त अपनी हद पार कर सकते हो। मुर्तसिम एक पल को खामोश हो गया और फिर शांत लहजे में बोला, अच्छा, और अगर तुम सोफे पर सोओगी तो तुम्हें क्या लगता है तुम बच जाओगी? अगर मेरा मूड हुआ तो तुम कहीं भी छुप जाओ, मैं तुमसे अपना हक वसूल कर ही लूँगा। लेकिन
उसने थोड़ा झुककर उसकी आंखों में झांका। फिलहाल मैं तुम्हें साफ कर दूं, मेरा तुम्हारे साथ ये कुछ कुछ करने का अभी कोई इरादा नहीं है। तो तुम आराम से बेड पर सो सकती हो, डरने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। उसका लहजा एकदम लापरवाह सा था, मगर उसके शब्दों में कहीं एक सुकून भी छिपा हुआ था। आलिया कुछ पल उसकी ओर देखती रही, फिर चुपचाप अपना तकिया उठाया और जाकर बेड के दूसरे कोने पर लेट गई। गहरी सांस लेता मुर्तसिम भी बत्ती बुझाकर चुपचाप दूसरी साइड पर लेट गया था। हालांकि पूरी रात वो मुश्किल से 2 घंटे ही सो पाया था। करवटें बदलता रहा और एक ही ख्याल बार बार आता रहा, क्या ये रिश्ता सिर्फ एक सजा है या कभी सुकून भी बनेगा। फराह यार, मैंने सुना है तुम्हारी कनाडा वाली कजन आ रही है, वो भी इस गांव में तुम्हारी शादी में शामिल होने, अर्शी ने पूरे जोश के साथ कहा था। लेकिन फराह का ध्यान तो कहीं और था, वो कहीं और पहुंची हुई थी। आज से ठीक 5 दिन बाद उसकी शादी दूसरे गांव के सबसे बड़े सरदार मुर्तसिम खान के साथ फाइनल हो चुकी थी। लेकिन उसके दिल में कोई खुशी नहीं पनप रही थी। वो फराज की मोहब्बत में बुरी तरह फंसी हुई थी, जो उसका कॉलेज फेलो था। इस बार जब फराह हॉस्टल से आई तो वो अपनी माँ से फराज के बारे में बात करने वाली थी, लेकिन घर आते ही माँ ने सरदार मुर्तसिम खान के साथ रिश्ता तय होने की बमबारी कर दी थी और तब से वो गुमसुम हो गई थी। उसे वापस हॉस्टल जाने नहीं दिया गया था, बल्कि सभी का कहना था कि मुर्तसिम पढ़ी लिखी लड़कियां पसंद करता है, शादी के बाद खुद ही पढ़ाएगा या शहर में रखेगा और कॉलेज भी ड्रॉप करवा देगा। उसने अपनी टेंशन को पढ़ाई की रट लगाकर छुपाया हुआ था, मगर दिल का क्या करे, नया रिश्ता बनने की बात सुनते ही वो जार जार रो पड़ी थी। उसके पास तो मोबाइल भी नहीं था कि फराज से बात कर सके। घर से बाहर निकलने पर पाबंदी थी। गांव से बिना प्रबंध के अकेले शहर भी नहीं जा सकती थी। हर तरफ से उस पर पिंजरेबंदी थी और वो एक बेबस पंछी सी पड़ी हुई थी। घर में उसकी कनाडा से आने वाली कजन आलिया का जिक्र हो रहा था। उसने भी खुदा का शुक्र किया कि फ़िलहाल उसकी जान बची हुई थी, कोई उसे जज नहीं कर रहा था। अगर सबका ध्यान उसकी तरफ पलटता तो अपने भाव छुपाना मुश्किल होता और माँ को तो ज़रूर पता चल जाता कि कहीं ना कहीं कोई गड़बड़ ज़रूर है। आलिया मुराद पूरे 15 साल बाद हिंदुस्तान आ रही थी। वो 5 साल की थी जब उसके पापा, उसकी माँ और उसे अपने साथ ले गए थे। आलिया फराह के चाचा की बेटी थी। कई साल पहले उसे भी आलिया से मिलने का बहुत शौक था। अक्सर दोनों स्काइप पर बात किया करते थे, लेकिन आमने सामने मिलने का ये पहला मौका था। वो हमेशा से उत्साहित रहती थी कि कब आलिया आएगी और वो उससे मिलेगी, लेकिन इस समय उसके आने की खुशी तक नहीं हो रही थी उसे। उधर घर वाले उसके स्वागत की तैयारियों में लगे हुए थे। आलिया को ये पसंद है, आलिया को वो पसंद है, आलिया के लिए ये लाओ, आलिया के लिए वो लाओ। ये सब सुन सुनकर फराह के कान पक चुके थे। पहले जो वो आलिया के लिए अपने दिल में मोहब्बत महसूस करती थी, अब उसके दिल में आलिया के लिए जलन पैदा होने लगी थी। घर की एक बेटी को इतनी अहमियत दी जा रही थी, जबकि दूसरी बेटी से शादी के वक्त उसकी मंजूरी भी नहीं पूछी गई थी। ये कैसा दोगलापन था। पढ़ाई की इजाज़त भी उसे मुश्किल से ही मिली थी। वो कोई ऐसा कदम उठाना नहीं चाहती थी जिससे बाकी लड़कियों के लिए पढ़ाई का रास्ता बंद हो जाए, लेकिन वो मुर्तसिम के साथ शादी भी नहीं करना चाहती थी। उसे पता था कि सरदार मुर्तसिम की पसंद पर ही ये रिश्ता किया गया है। वो उससे बात करके भी कोई हल नहीं निकाल सकी थी। जब उसका मन अकेलेपन से बाहर आया तो वो किसी दूसरे प्लान की ओर सोचने लगी। आलिया के आने का दिन आ गया। दिन इतनी तेजी से बीते कि फराह को खबर ही नहीं हुई कि कब आलिया गांव पहुंच भी चुकी थी। आलिया का स्वागत कुछ इस तरह किया गया जैसे किसी नई नवेली दुल्हन का होता है। पूरा गांव हवेली में इकट्ठा था, बस उसे देखने के लिए। वो उलझन में माथे पर बल डाले हर चेहरे को घूर रही थी। सिर्फ गांव वाले ही नहीं, बल्कि सरदार मुर्तसिम के घर की कुछ औरतें भी ख़ास तौर पर आई हुई थीं उसका स्वागत करने, क्योंकि सबको यही बताया गया था कि वो फराह की कजन है और उसे इस ख़ानदान में ख़ास महत्व प्राप्त है। चूँकि रिश्ता फराह से जुड़ा था तो उसकी हर चीज़ अब ख़ास मानी जा रही थी। मगर किसी को अंदाज़ा नहीं था कि आलिया के आने से एक नई मुसीबत उनके सर पर आने वाली है। आलिया ने थकावट का बहाना करके सबको जल्दी से कमरे में जाने को कह दिया, क्योंकि रंग बिरंगी औरतों का घेरा देखकर उसका सिर दर्द करने लगा था। उसे महसूस हो रहा था जैसे वो कोई सेलिब्रिटी हो। वो जहाँ से आई थी वहाँ तो सेलिब्रिटी के इर्द गिर्द भी इतनी भीड़ नहीं होती थी। आलिया के माथे के बल देखकर ताई अम्मा ने तुरंत उसे उसके कमरे में पहुँचा दिया था। वो फराह के साथ कमरा शेयर कर रही थी जब तक फराह की रुखसती नहीं हो जाती। फराह उसका स्वागत करने के लिए बाहर नहीं आई थी, क्योंकि उसे माइयों बिठा दिया गया था। ओ गॉड फराह,
यहाँ के लोग मुझे देखकर ऐसे ऐसे बिहेव कर रहे हैं जैसे मैं किसी तीसरे ग्रह की प्रजाति हूँ। इन लोगों को कोई बताता नहीं कि नॉर्मल रहो और सामने वालों को भी नॉर्मल रहने दो। वो अपने बॉब कट बालों को हाथ में समेटते हुए गुस्से से बोल रही थी। टेंशन में होने के बावजूद फराह की हंसी छूट गई। आलिया, आप इतनी प्यारी हैं, तभी तो सब आपको देखने के लिए उमड़ पड़े हैं। असल में इस गांव से कोई बाहर नहीं गया, खासकर लड़कियां। उन्हें तो शहर तक नहीं जाने दिया जाता, इसीलिए सब लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो रहे हैं। फराह ने सबके रवैये की वजह समझाई, क्योंकि वो नहीं चाहती थी आलिया इन चंद दिनों में ही गांव से बोर होकर वापस लौटने के बारे में सोचने लगे। आलिया फराह के साथ उसी के रूम में रुकी थी। पहले फराह ने उसके साथ सब कुछ शेयर करके मदद मांगने का सोचा, लेकिन बाद में उसके दिमाग में एक और तरकीब आई। वो आलिया पर भरोसा करने का रिस्क नहीं ले सकती थी, क्योंकि वो आलिया को अच्छे से नहीं जानती थी। अगर वो उसे अपनी मोहब्बत का जिक्र करती और शादी को रोकने का कोई सलाह मशवरा मांगती तो क्या पता आलिया ये बात घर वालों को जाकर बता देती। तब तो फराह को कुछ सोचने का मौका भी नहीं मिलता। सब लोग उस पर कड़ा पहरा देते और वो मुर्तसिम खान की दुल्हन बन जाती। आलिया ने अपनी घड़ी उतारी और साइड टेबल पर रख दी। फिर कानों से बालियां निकालकर वहीं रखीं और बैग से ट्राउजर और शर्ट निकालते हुए वॉशरूम में चली गई। फराह वहीं पर सोचों में डूबी बैठी थी कि तभी उसकी नज़र साइड टेबल पर पड़ी और उसकी आंखें चमक उठीं, क्योंकि वहाँ पर आलिया का मोबाइल पड़ा हुआ था। उसने उठाकर देखा, उस पर कोई पासवर्ड नहीं था और वॉलपेपर पर आलिया और उसके पापा की एक प्यारी सी तस्वीर चमक रही थी। माफ़ कर दो आलिया, मुझे पता है ये चोरी है, लेकिन मुझे करनी पड़ेगी, उसने धीमे से बुदबुदाया और फिर जल्दी जल्दी फराह की उंगलियां मोबाइल स्क्रीन पर चलने लगीं। बीच बीच में वो नज़र उठाकर बाथरूम की ओर भी देख लेती थी। जैसे ही पानी गिरने की आवाज़ बंद हुई, उसने जल्दी जल्दी अपना काम ख़त्म करके मोबाइल वापस वैसे ही रख दिया था जैसे आलिया छोड़ कर गई थी। रात को जगह बदलने की वजह से आलिया को नींद नहीं आ रही थी। वो पूरी रात करवटें बदलती रही और कहीं सुबह के करीब जाकर उसकी आंख लगी थी। फराह ने उसे ढेर सारी बातें की थीं, जिनसे उसे आलिया की कई खूबियों का पता चला था। आलिया झूठ नहीं बोलती थी, वो साफ दिल वाली लड़की थी। किसी का दिल दुखाना भी उसे नहीं आता था। दिन में जब आलिया गहरी नींद में थी तो फराह ने सबको आराम करने का कहकर कमरे का दरवाज़ा लॉक किया और आलिया का मोबाइल लेकर टेरेस पर चली आई। कुछ काम अधूरा था जिसे फराह को पूरा करना था। एक नज़र उसने आलिया की ओर डाली, वो गहरी नींद में सोई हुई थी। फराह ने टेरेस का दरवाज़ा इस तरह बंद किया कि वो आलिया पर नज़र रख सके, लेकिन खुद उसकी नज़रों से ओझल रहे। रात उसने फराज को व्हाट्सएप मैसेज किया था, लेकिन वो मैसेज फराज ने फ़ौरन सीन नहीं किया था। फराह मैसेज को ऐसे ही छोड़ भी नहीं सकती थी, क्योंकि आलिया देख लेती तो उसकी पोल खुल जाती। इसीलिए आलिया के बाथरूम से निकलने से पहले ही फराह ने मैसेज को डिलीट कर दिया था और अब वो मौका पाकर डायरेक्ट फराज को कॉल करने वाली थी। उसने फ़ौरन फराज का नंबर डायल किया और उसे सारी सच्चाई बता दी। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती फराज। मैं कैसे तुम्हें दिल में बसाकर किसी और के साथ ज़िंदगी गुजारूं? प्लीज़ मेरी मदद करो, कुछ करो। मेरे पास कोई रास्ता नहीं है। मैं तो यहाँ से शहर तक नहीं जा सकती, मेरे पास मोबाइल भी नहीं। बस अभी ये मौका मिला तुमसे बात करने का। बताओ मैं इस हालात से कैसे बचूं? बोलते बोलते फराह फूट पड़ी थी। उधर फ़ोन पर फराज बुरी तरह बेचैन हो चुका था। फराह उसकी जान थी, उसकी धड़कनों में बसती थी। अगर वही उसे छिन जाती तो वो कैसे जीता? फिक्र मत करो फराह, मैं खुद तुम्हें लेने आऊँगा। क्या तुम मेरे साथ कोर्ट मैरिज कर लोगी? अगर नहीं कर सकती और तुम्हें भरोसा है कि तुम्हारे घर वाले मान जाएंगे तो मैं रिश्ता भी भेजने को तैयार हूँ। आज ही बात करूँगा घर वालों से, जैसा तुम कहोगी वैसा करूँगा। बट प्लीज़ अब रो मत। फराज की तड़पती आवाज़ सुनकर फराह के दिल पर ठंडी हवा की फुहार सी पड़ी थी। उसे अब लग रहा था कि मोहब्बत के इस मुश्किल सफ़र में वो अकेली नहीं है, फराज उसके साथ है। और फिर उसने एक ही पल में एक बहुत बड़ा फैसला ले लिया था। वो फराज के बिना जी नहीं सकती थी और फराज को दिल में बसाए वो मुर्तसिम खान को धोखा देना नहीं चाहती थी। ठीक है फराज, मैं कोर्ट मैरिज के लिए तैयार हूँ, बट प्लीज़ अपनी माँ को लेकर मत आना और तुम तो बिल्कुल भी सामने मत आना, वरना ये लोग तुम्हें जान से मार देंगे और मुझ पर भी जुल्म करेंगे। हमारे मिलने की जो थोड़ी बहुत उम्मीद बची है वो भी ख़त्म हो जाएगी। फराह फिर से रो पड़ी। फराज को खोने का ख्याल उसकी रूह तक को कपा जाता था। इंसान ज़िंदगी में क्या सोचता है और क्या हो जाता है, काश सारे फैसले इंसान दिमाग से लेता, दिल का कोई लेना देना न होता इन इंसानी फैसलों में।
ताई ने आलिया से भी शादी की खरीदारी करने को कहा था और आज वो उसे इसी सिलसिले में बाजार लेकर आई थी। मगर आलिया को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या खरीदे। उसे हिंदुस्तानी कार्यक्रमों में पहने जाने वाले कपड़ों का कोई अंदाजा नहीं था, इसलिए बार बार ताई से ही मदद मांग रही थी। लगभग सारे कपड़े ताई जी ने उसके लिए पसंद किए थे। सुरैया ताई को ये नाजुक खूबसूरत सुनहरी दमकती रंगत वाली लड़की बहुत पसंद आई थी। वो उसे अपनी बहू बनाना चाहती थी, लेकिन आगे क्या होने वाला था इस बात का किसी को अभी तक अंदाजा नहीं था। आलिया कुछ कपड़े और सैंडल्स लेकर घर लौट आई थी, मगर वो इस समय में भी बेहद ऊबी हुई थी। दुकानदारों की घूरती हुई निगाहें उसे बार बार अपने ऊपर महसूस हो रही थी। न जाने ये कैसा माहौल था। बचपन में तो उसे बाजार जाने का बहुत शौक था। 5 साल की उम्र से ही वो हर हफ्ते अपने पापा के साथ जाती थी, जहाँ से ढेर सारी चीज़ें खरीद कर लौट। मगर इन बीते 15 वर्षों में सब कुछ बदल चुका था। अगर आलिया बदल गई थी तो हिंदुस्तान का माहौल भी अब ऐसा नहीं रहा था। सोचते सोचते जब वो घर आई तो सीधे अपने कमरे की ओर चल पड़ी। आज शाम को फरहा की मेहंदी थी। मेहंदी और हल्दी की रस्म एक साथ रखी गई थी। अगले दिन बारात थी और फिर 3 दिन बाद मुर्तसिम की ओर से स्वागत समारोह की तैयारी की जानी थी। ये पहली बार था जब आलिया हिंदुस्तान में किसी शादी को देख रही थी, इसलिए वो अंदर से थोड़ी उत्साहित भी थी। मगर लोगों की उसे लेकर जो दीवानगी थी वो उसे खलने लगी थी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी दूसरी दुनिया की प्राणी है, मगर उसे सब कुछ सहना पड़ रहा था, क्योंकि उसने अपने दिल को समझा लिया था ये गाँव के सीधे साधे मासूम से लोग हैं। इन्होंने शहर तक अच्छे से देखा नहीं। विदेश का नाम सुनकर ये लोग ज़्यादा ही एक्साइटेड हो गए हैं। शादी के घर में जोर की चहल पहल और रौनक लगी हुई थी। पीले जोड़े में सजी दुल्हन को पहले हल्दी लगाई गई थी और फिर उसे स्नान करवाकर अब हाथों में मेहंदी रचाई जा रही थी। एक बार मेहंदी सूख जाती तो फिर आगे की रस्म की जाती। सब औरतें शादी की रस्मों को पूरे दिल से आनंद ले रही थीं। चारों ओर हंसी मजाक चल रहा था। सबने रंग बिरंगे और चमकते लिबास पहन रखे थे, जिनमें हरे और पीले रंग को ज़्यादा प्राथमिकता दी गई थी। गोटा पट्टी से सजे ये कपड़े माहौल की खूबसूरती को और भी बढ़ा रहे थे। हर कोई इस माहौल को जी रहा था, मगर इन सबसे अलग एक आलिया मुराद थी जो दुनिया से ऊबी हुई थी। माथे पर शिकन लिए सिर झुकाए वो अपनी कलाई में पड़ी उस ब्रेसलेट से खेल रही थी जो उसे सारिम ने तोहफे में दिया था, और तब से लेकर आज तक वो ब्रेसलेट उसकी कलाई की शोभा बना हुआ था। कभी वो उसे उतारती नहीं थी। आज उसे सारिम की बहुत ज़्यादा याद आ रही थी। उसने भी इस फंक्शन के अनुसार पीले रंग का सूट पहन रखा था, मगर वो बहुत ही साधारण था। उस पर कोई गोटा पट्टी नहीं लगी थी, बस गले पर चमकदार नगों की एक पतली सी पट्टी थी और आस्तीनों पर कुछ हल्की कढ़ाई का काम था। दुपट्टा एक कंधे पर रखा हुआ था। बाल खुले हुए थे और मेकअप बहुत ही हल्का सा था। हाँ, गहने उसने नहीं पहने थे। उसके अनुसार तो पीले कपड़े पहनकर वो पहले ही जोकर लग रही थी। उसकी ये बात सुनकर ताई अम्मा जो उसके लिए गहने लेकर आई थीं चुपचाप वापस रख आईं, क्योंकि ये बात तो ताई जी ने भी मान ली थी कि उसे गहनों की ज़रूरत ही नहीं थी। वो बिना गहनों के भी सबसे अलग और सबसे खूबसूरत लग रही थी। फराह के ससुराल वाले आ चुके थे और मेहंदी की रस्म पूरे जोर से चल रही थी। अब तक कोई ऐसी खास बात नहीं हुई थी जो आलिया को अंदर से झकझोर दे या उसका ध्यान खींचे, लेकिन बस वो बहुत ज़्यादा बोर हो चुकी थी और अब ये बोरियत उससे सहन नहीं हो रही थी। उसने चिंगम मुंह में डालते हुए अपने मोबाइल पर गेम खेलना शुरू कर दिया, सबसे बेपरवाह। फराह ने उसे पास आकर बैठने को कहा तो वो चुपचाप उसके पास आकर बैठ गई। तस्वीरें खींची जा रही थीं। किसी तरह मेहंदी का फंक्शन ख़त्म हुआ तो वो और फराह कमरे में लौट आए। कमरे में आते ही आलिया बिस्तर पर गिर गई। यार फराह, हिंदुस्तानी शादियाँ बहुत थका देती हैं। इतने सारे फंक्शन और इतनी सारी रस्में। यार, दूल्हा दुल्हन का तो बुरा हाल हो जाता होगा। मुझे बहुत शौक था कि मैं किसी हिंदुस्तानी शादी को देखूं, मगर अब तो मैं किसी को भी ये सलाह नहीं दूंगी। वो आंखों पर बाजू रखे बड़बड़ा रही थी, जबकि फराह के दिमाग में तो बस एक ही बात चल रही थी। उसे आज रात हर हाल में भागना था। बार बार वो चोरी चोरी आलिया की तरफ देख रही थी कि कब वो सोए और उसका रास्ता साफ हो। रात का 1 बज चुका था और 4 बजे तक सब लोग दोबारा जागने वाले थे। उसके पास बहुत कम समय था। अगले दिन बारात थी और अगर आज रात फराह नहीं भागती तो फिर या तो उसे मुर्तसिम से शादी करनी पड़ती या फिर मौत को गले लगाना पड़ता। वो जिंदा रहना चाहती थी, फराज के साथ अपना जीवन बिताना चाहती थी। उसके सपने अब भी उसकी आंखों में पड़ रहे थे और वह चाहती थी कि वो अपने सपने पूरे करे। आखिरकार काफ़ी देर के इंतजार के बाद आलिया सो चुकी थी।
तो फरहा ने उसका मोबाइल उठाया और आखिरी बार कॉल मिलाते हुए इधर उधर देखा। मुलाजिम वहाँ खड़े थे मगर किसी की उस पर नज़र नहीं थी। फरहा मोबाइल कान से लगाकर बात करने का बहाना बनाकर लॉन में आई और फिर लॉन की दीवार के पास पड़े स्टूल पर चढ़कर दीवार फांद गई। बाहर से फराज ने सीढ़ियाँ लगा रखी थीं। आलिया सीढ़ियाँ पार करके फराज तक पहुँच गई। वहाँ खड़े कुछ मुलाजिमों ने तुरंत सीढ़ियाँ हटा दी। फराज ने उन्हें पैसे दिए थे, इसीलिए वे सब फराज की मदद कर रहे थे। ये सब केटरिंग वालों से जुड़े थे। फराज बाइक पर शहर से आया था, जो फराह के घर से कुछ ही दूरी पर खड़ी थी। उसने फराह को पकड़कर बाइक पर बिठाया और तेजी से शहर की ओर चल पड़ा। द्वार पर लगी इज्जत की जंजीरें उसके एक फैसले से खुल गई थीं। उसकी बेइज्जती का दर्द छलक रहा था। एक और हब्बा की बेटी माँ बाप की इज्जत उछाल कर अपनी मर्जी की जिंदगी जीने निकल गई थी। ऐसी बातें उसके दिमाग में गूंज रही थीं। आने वाला सूरज हवेली में बड़े भूचाल लेकर आने वाला था। उसके पिता, जो ऊंची कदकाठी में पूर्ण पंचायत तक का फासला बनाए रखते थे, उनका सिर झुक जाएगा। उसकी माँ जिंदा मर जाएगी और उसका भाई सिर उठाने के लायक नहीं रहेगा। लेकिन फराह को अभी इन सब बातों की चिंता नहीं थी। वो तो बस अपने लक्ष्य की ओर पहला कदम बढ़ा चुकी थी, जो उसे तबाही की गली में लेकर जा रहा था। दरवाजे पर जोर जोर से धक धक हुई तो आलिया की नींद टूटी और वो उठकर दरवाज़ा खोलने लगी। क्या बात है ताई अम्मी, सुबह सुबह इतना हल्ला क्यों कर रही हैं? पता है ना हम देर से सोए थे, इसलिए नींद आ रही है। और बारात तो शाम में आएगी ना, हमें आराम करने दो। नींद से भरी आंखों में ऊंधी वो बोल रही थी। ताई अम्मी उसकी बच्चों जैसी हरकत देखकर मुस्कुरा दी और कमरे में चली आईं। फराह को कमरे में न देखकर वो चौंक उठी। आलिया, फराह कहाँ है? पता नहीं ताई अम्मी, मैं तो रात को सो गई थी और अब जागी हूँ। मैंने उसे नहीं देखा। आलिया ने मासूमियत से जवाब दिया, मगर सादिया बेगम का दिल अनजाने ही धड़क उठा। कांपते हाथों से बाथरूम का दरवाज़ा खोला, लेकिन बाथरूम में फराह नहीं थी। सादिया बेगम, जो हवेली की इज्जत की मूरत थी, उनका चेहरे का रंग उड़ गया। वो तेजी से दौड़ती हुई हर कमरे में चेक करती रहीं और आलिया उनके पीछे पीछे भागती रही, लेकिन फराह नहीं मिली। आखिर में सादिया बेगम ठहर ठहर कर चिल्लाने लगीं और अपने माथे पर हाथ मारने लगीं। आलिया और भी ज़्यादा परेशान हो गई। वो भागकर वापस जनाना बैठक के दरवाजे को पार करती मर्दों वाले हिस्से में आई और सामने खड़े अपने ताऊ जी को देखकर उनका हाथ पकड़ लिया और खींचकर उन्हें हवेली के अंदर ले आई। उनके होश उड़ गए थे। उनके लिए ये बेहद अजीब था कि एक जवान लड़की मर्दों के हिस्से में आई, लेकिन आलिया ने सब कुछ चुप करा दिया था। ताऊ अब्बू, फराह कहाँ है? और ताई अम्मी बहुत रो रही हैं, उनकी तबीयत बिगड़ जाएगी, प्लीज़ जाएं उनके पास। आलिया की बात सुनकर ताऊ अब्बू ने दिल पर हाथ रखा और सादिया बेगम ने जब ये बात बताई तो वो एकदम से सक पका गए। फ़ौरन सब मर्दों को इकट्ठा किया गया और आलिया से भी पूछा गया, लेकिन किसी के पास कोई खबर न थी कि वो कब निकल गई। अपनी खुशियाँ झोली में भरने और अब घर वालों की इज्जत पर कलंक लग चुका था। ताई अम्मी की हालत बाकी बहुत ख़राब थी और आलिया सबको इस हालत में देखकर टूट गई थी। उसका दिल चाह रहा था कहीं दूर अंधेरी सड़कों पर गायब हो जाए। आज तो फराह की बारात आनी थी, लेकिन फराह तो गायब थी। पूरे गांव में कोना कोना छान मारा, हवेली तक का हर रास्ता चेक कर लिया गया, लेकिन कहीं भी फराह ना मिली। ताऊजी ने जब वापसी की तो कहा, उस घर की लड़की को अब मरा हुआ माना जाए। उस लड़की से अब हमारा कोई वास्ता नहीं रहेगा, मर गई वो हम सब के लिए। ताया अब्बू ने अपनी आंखों की नमी छुपाते हुए ये सख्त फैसला सुना दिया था और किसी में इतनी हिम्मत नहीं थी कि दूसरे गांव के सरदार मुर्तसिम को सूचित करके बताया जाए कि उनकी दुल्हन भाग गई है। मगर अब कुछ करना ही था। दोनों परिवारों की इज्जत दांव पर लगी हुई थी। बारात आ गई तो क्या इज्जत बचती। आलिया बार बार फराह के होने वाले दूल्हे के लिए अफसोस कर रही थी। उसने सुना था कि फराह के मंगेतर ने बड़ी मुश्किलें झेलकर इस रिश्ते के लिए मंजूरी दिलवाई थी। ये फराह कैसी लड़की थी? अगर उसे किसी और से प्यार था तो मुर्तसिम खान के लिए उसके दिल में कुछ नहीं था, तो उसे उम्मीदें देकर तोड़ने का क्या मतलब था? उसने कितने सपने सजाए होंगे, लेकिन फराह ने उसके अरमानों पर पानी फेर दिया था। बेचारे को जब पता चलेगा तो उस पर क्या बीतेगी। लड़कियों का प्यार तो केवल एक के लिए होना चाहिए। तभी उसे सारिम का ख्याल आया। जहाँ पूरी यूनिवर्सिटी में आलिया की शान शौकत की चर्चाएं होती थीं, वहाँ भी उसने कभी किसी को राजी नहीं होने दिया। बस सारिम की वहाँ थाम कर रखी और आज तक थामे रखी। घर के सब लोग सर जोड़े बैठे थे। फराह तो भाग गई थी, लेकिन अब आगे क्या करना था, ये सोच विचार कर रहे थे और फिर बहुत सोच विचार के बाद तय पाया कि इस बारे में सरदार मुर्तसिम खान को खबर देनी चाहिए। आखिर ये बात छुप नहीं सकती
और फिर दूसरे गांव में फ़ोन कर दिया गया और उन्हें सारी सच्चाई बताई गई। न जाने मुर्तसिम खान के पापा ने ऐसा क्या कहा कि हवेली में मौजूद हर शख्स के माथे पर चिंता की लकीरें और भी गहरी हो गई थीं। फिर एकदम से ताया अब्बू और ताई अम्मी ने एक दूसरे की ओर देखा और फिर सीधे आलिया की ओर बढ़े। ताई अम्मी ने अपना दुपट्टा और ताया अब्बू ने अपनी पगड़ी आलिया के कदमों में रख दी। आलिया इसे झटका खाकर पीछे हटी, जैसे किसी ने उसे करंट लगा दिया हो। ये क्या कर रहे हैं आप लोग? ताया अब्बू, ताई अम्मी, मत करें ये। वो दहल उठी थी। उसे ताई अम्मी से बेहद मोहब्बत थी, क्योंकि उनकी मोहब्बत बिल्कुल बेगर्ज थी। बिना कहे उसकी तकलीफ़ और खुशी को समझने वाली ताई अम्मी जब उसके पैरों में बैठी तो आलिया के सीने में जैसे किसी ने कांटा चुभा दिया था। उसकी आंखें छलक उठीं। ताई अम्मी, आप ये क्या कर रही हैं? प्लीज़ उठिए। आलिया, तुम मुर्तसिम से शादी कर लो, हमारी इज्जत की लाज रख लो बेटा। वो कमबख्त तो हमारी इज्जत को जरा सा भी सोचे बिना भाग गई, मगर तुम ही हमारी ऊंची पगड़ी का मान रख सकती हो। तुम ही हमें बचा सकती हो। ये पगड़ी सिर पर नहीं, दिल पर बोझ बनकर टिकती है। मैं अपने कंधे नहीं झुका सकता। मैं लोगों का सामना कैसे करूँगा? मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ। कहते कहते ताया अब्बू फूट फूट कर रो पड़े। आलिया उन्हें इस तरह रोते देखकर सन्न रह गई। ये वही ताया अब्बू थे जो दादा जान की मौत पर भी एक आंसू ना बहा पाए थे, लेकिन आज एक बेटी के उठाए कदम ने उन्हें तोड़ दिया था। आलिया के दिमाग में सारिम की तस्वीर कौंधी, लेकिन वो अपने ताया अब्बू को यूँ टूटता नहीं देख सकती थी। फैसला उसके लिए मुश्किल था, लेकिन ताया अब्बू के आंसुओं ने उसे एक ही पल में झुका दिया। उसने ताया अब्बू की पगड़ी उठाई और रोते हुए उनके सिर पर रख दी। ताया अब्बू, आप जो कहेंगे मैं करूँगी। मैं उस इंसान से शादी के लिए तैयार हूँ जिसे आज तक कभी नहीं देखा और न जाना है, मगर प्लीज़ आप इस तरह मत रोइए। आपके आंसू मुझे तोड़ रहे हैं। उसकी आंखों से बहते आंसू उसकी बेबसी बयां कर रहे थे। उसे पता था कि इतने बरसों बाद वो अपनों के बीच लौटी थी और अब उसे एक ऐसे शख्स के साथ बांध दिया जा रहा था जो ना तो उसका था और ना ही उसकी मर्जी से उसकी ज़िंदगी में आया था। सब उसकी सोच और ख्वाहिशों से वाकिफ़ थे, फिर भी उसे यूँ बेबस किया जा रहा था। ताई अम्मी ने उसे गले से लगा लिया और कांपती हुई आवाज़ में बोली, मैं तुझसे बेहद शर्मिंदा हूँ आलिया। मैंने तेरे लिए कितने सपने देखे थे। मैं तुझे अपनी रजी की दुल्हन बनाना चाहती थी, मगर वो फरहा, उसने मेरे सारे सपने तोड़ दिए। वो कभी खुश नहीं रहेगी, उसे मेरी बद्दुआ। ताई अम्मी की ये बात सुनकर आलिया ने उनके होठों पर अपनी हथेली रख दी। नहीं ताई अम्मी, प्लीज़ फरहा को बद्दुआ मत दीजिए। वो जैसी भी है आपकी बेटी है। अगर वो कभी मुसीबत में आपके पास आई तो सबसे ज़्यादा दर्द आपको होगा। शाम तक आलिया को दुल्हन का जोड़ा पहना दिया गया था। ये सारा सामान फरहा के लिए उसके ससुराल से आया था, लेकिन अब आलिया उसे पहनकर बैठी थी। उस पर जैसे रूप फूट पड़ा था। वो भला की खूबसूरत लग रही थी। कुछ वक्त पहले ये सब फरहा का होना था और अब आलिया का हो चुका था। कब बारात आई, कब निकाह हुआ, उसे कुछ होश ना था। वो बस एक बेहोशी में बैठी हुई थी। मुर्तसिम उसके साथ क्या सलूक करेगा वो नहीं जानती थी, क्योंकि वो भी तो उसकी ज़िंदगी में बिन इजाज़त दाखिल हुई थी। उसे यह भी पता था कि फरहा ही मुर्तसिम की पसंद थी। टूटे दिल के साथ उसने सोचा, न अपनी मोहब्बत नसीब हुई और अब किसी की ज़िंदगी में बिना चाहत घुस रही हूँ। उसे मुर्तसिम पर भी गुस्सा आ रहा था। अगर उसे पता चल गया था कि उसकी होने वाली दुल्हन भाग गई है तो शादी रद्द कर देता, मगर नहीं, उसे तो हर हाल में शादी करनी थी। मोहब्बत से ज़्यादा उसे अपनी इज्जत बचाने की पड़ी थी। तभी तो जब ताया अब्बू ने मुर्तसिम के पापा को फ़ोन करके हकीकत बताई तो गुस्से से मुर्तसिम ने फ़ोन ले लिया था और गुस्से से गुर्राते हुए कहा था, आपकी लड़की भाग गई है तो इसका खामियाजा भी आपको ही भुगतना पड़ेगा। ये बारात अपने टाइम पर ही आएगी और आपकी हवेली में ही आएगी और आपकी हवेली से ही दुल्हन विदा होकर सरदार मुर्तसिम खान के साथ जाएगी। आगे आपको क्या करना है आप खुद ही फैसला कर लें। और ताया अब्बू ने मजबूर होकर आलिया के सामने हाथ जोड़े थे। क्या यही होती है मोहब्बत? उसके दिमाग में सवाल गूंजा। क्या किसी को ऐसे चाहते हैं कि अगर एक नहीं मिली तो बदले में उसी दिन कोई दूसरी लड़की चाहिए? वो मुर्तसिम से बुरी तरह बदगुमान हो चुकी थी। काश वो कभी हिंदुस्तान न आती। काश उसे ये सारे मान रखने न पड़ते। काश इज्जत की कीमत पर उसे अपनी मर्जी की ज़िंदगी जीने का हक मिला होता। आलिया को लग रहा था कि मुर्तसिम शायद फरहा से बहुत मोहब्बत करता होगा, मगर ऐसा कुछ भी नहीं था। मुर्तसिम को सिर्फ एक पढ़ी लिखी बीवी चाहिए थी और दोनों गांव में सिर्फ फरहा थी जो 10वीं के बाद भी पढ़ रही थी। मगर जब वो भी गायब हुई
तो मुर्तसिम ने इज्जत की खातिर किसी भी लड़के से निकाह के लिए हामी भर दी थी। शायद उसने अपनी किस्मत से समझौता कर लिया था कि अब आने वाली नस्लों को संभालने के लिए उसे एक पढ़ी लिखी बीवी नहीं मिल सकती। आलिया ने मुर्तसिम के साथ जो रवैया अपनाया था वो उसकी सोच से बिल्कुल अलग था। शादी की पहली ही रात उसने मुर्तसिम को थप्पड़ मारा था और जवाब में मुर्तसिम ने भी उधार नहीं रखा था और अब दोनों ही एक दूसरे से नजरें चुरा रहे थे। और आलिया, जो जरा सी तकलीफ मिलने पर सारिम का दिया हुआ ब्रेसलेट सीने से लगा लेती थी, अब उसे भी उतार कर उसने दराज में बंद कर दिया था। भले ही वो विदेश की फिजा में पली बड़ी थी, मगर उसने कभी अपने संस्कार नहीं छोड़े थे। उसके पापा ने उसे इस्लामी आदर्श और तहजीब बहुत अच्छे से सिखाई थी। थोड़ी बहुत मॉडर्न जरूर हो गई थी, मगर हया और पर्दे का सबक उसे अच्छे से याद था। उसने यही सोचकर मुर्तसिम से निकाह किया था कि जल्दी ही तलाक ले लेगी और फिर कनाडा लौटकर सारिम से शादी कर लेगी। मगर निकाह के बाद जैसे उसके जज्बात बदल गए थे। जब गुस्सा और नाराजगी उतरी तो अपनी गलती भी याद आने लगी थी। वो मुर्तसिम से बात करना चाहती थी, मगर कोई मौका नहीं मिल रहा था। कुछ दिन यूं ही निकल गए, दोनों ही एक दूसरे से कतराते रहे। मुर्तसिम के घर वालों ने खुले दिल से आलिया को अपना लिया था और गांव के इन सीधे साधे लोगों की इतनी मोहब्बत देखकर आलिया का दिल खुद ब खुद उनमें घुलने मिलने लगा था। लेकिन रातें उसके लिए एक बड़ा इम्तिहान लेकर आती। मुर्तसिम के साथ एक ही बेड शेयर करती। उसकी गहरी सांसों की हल्की सरसराहट, उसका चौड़ा सीना और बाजुओं के उभरे हुए मसल्स आलिया के दिल में एक अलग ही जज्बात जगाने लगते थे। उसे मुर्तसिम के दादा के जरिए ये तो पता चल गया था कि मुर्तसिम कोई गवार मर्द नहीं है, बल्कि एक पढ़ा लिखा और आज के ज़माने के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने वाला मर्द है, और इसीलिए वो अपनी ही जैसी पढ़ी लिखी बीवी चाहता था। रात को जब वो सो जाता तो वो उसको सोते हुए चेहरे को काफ़ी देर तक देखती रहती। वो जागते हुए जितना ही सख्त और पत्थर दिल मालूम होता था, सोते हुए उतना ही प्यारा और मासूम लगता था। न जाने क्यों आलिया का दिल धीरे धीरे उसकी ओर खींचने लगा था। शायद ये निकाह की ताकत थी जो उसके दिल में मुर्तसिम के लिए अपनापन महसूस हो रहा था। आज भी मुर्तसिम की ओर करवट लिए उसके चेहरे को निहार रही थी। जाने अनजाने वो उसकी ज़रूरत का ख्याल रखता था। जैसे आज चुपके से एक नया मोबाइल फ़ोन उसके सामने लाकर रख दिया था और फिर चुपचाप कमरे से निकलता चला गया था। और जब आलिया ने खोल कर देखा तो उसमें महंगा आईफोन था। खुशी से उसकी आंखें चमकने लगी थीं। उसका मोबाइल तो फराह अपने साथ लेकर चली गई थी। आलिया के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान बिखर गई थी, लेकिन अगले ही पल उसका दिल धक से रह गया जब मुर्तसिम ने झट से अपनी आंखें खोल दी थीं। वो जाग रहा था और आलिया की नज़रों की तपिश को अपने चेहरे पर महसूस भी कर रहा था। वो एकदम से हड़बड़ाई थी। इतनी प्यार भरी नज़रों से देखोगी तो जज्बात तो बह के जाएंगे, और अगर हमारे बीच कुछ हो गया तो तुम मुझे ब्लेम नहीं करोगी। वो अपने दोनों हाथ अपने सर के नीचे रखे, आंखों में ढेर सारी शरारत लिए उससे बोल रहा था, और वो झट से करवट बदल गई। ऐसा कुछ भी नहीं है, किसी गलत फहमी में मत रहना। जबकि वो मुस्कुराते हुए उसकी पीठ को देखता रह गया था। वो महसूस कर रहा था कि आलिया का दिल उसके लिए बदलने लगा है, और ये उसके लिए एक खुशगवार एहसास था। एक शाम मुर्तसिम खेतों की तरफ जाने लगा। उसका इरादा था कि रात भी वहीं फार्म हाउस पर गुजारेगा। दादा जान ने कहा आलिया भी साथ जाएगी। शायद उनकी बूढ़ी नज़रों ने महसूस कर लिया था कि बच्चों के बीच कुछ ठीक नहीं चल रहा, और इसीलिए वो दोनों को तन्हाई देना चाहते थे, एक दूसरे को समझने के लिए कुछ वक्त देना चाहते थे। आलिया ने हैरत से उनकी ओर देखा। उसे समझ नहीं आया कि फार्म हाउस पर उसका क्या काम, मगर उन्होंने कहा तो उसने सिर झुका दिया। मुर्तसिम ने उसे साथ चलने को कहा। आलिया बड़ी सी चादर ओढ़ कर आ गई और मुर्तसिम उसे देखकर हैरान रह गया। कहाँ वो मॉडर्न लड़की और कहाँ आज चादर ओढ़े खड़ी थी। दिल के किसी कोने में उसे ये देखकर सुकून मिला था, जैसे आलिया अब उसके रंग में रंगने लगी थी। उसने आलिया को फार्म हाउस पर छोड़ा और फिर बिना कुछ कहे गाड़ी लेकर निकल गया। आलिया को उसकी इस बेरुखी पर बेहद गुस्सा आया। अगर उसे खुद नहीं रुकना था तो उसे अकेले यहाँ क्यों छोड़ गया। चारों तरफ खेत थे, ऊंचे ऊंचे पेड़, दूर दूर तक कोई आबादी नहीं थी। वो पहली बार इतनी वीरान जगह पर अकेली थी। उसका दिल घबराने लगा। शाम ढल रही थी, सन्नाटा गहराता जा रहा था। वो बार बार गेट की ओर देख रही थी, मगर रात बीतने तक मुर्तसिम का कोई अता पता नहीं था, और आखिरकार वो रोने लगी। हिम्मत वाली थी, मगर इस वीराने में उसका दिल कांपने लगा था। करीब रात के 9 बजे गाड़ी आकर बाहर रुकी तो आलिया की जान में जान आई, मगर इसी के साथ एक तेज गुस्से की लहर भी उसके वजूद में दौड़ गई।
उसने गेट अंदर से बंद कर रखा था और अब मुर्तसिम बाहर से दरवाज़ा पीट रहा था। जब मुर्तसिम गेट पीट पीट कर थक गया तो वो दीवार फांद कर अंदर आया और फिर गाड़ी अंदर की। उसे लगा शायद आलिया सो गई है। वो कमरे में आया तो सिसकियों की आवाज़ें सुनाई दी। वो झट से बिस्तर के पास पहुंचा और कंबल हटाया। आलिया पूरी ताकत से रो रही थी। क्या हुआ आलिया, रो क्यों रही हो? और अगर जाग रही थी तो गेट क्यों नहीं खोला? वो नरमी से पूछ रहा था। मगर आलिया को उस पर और भी ज़्यादा गुस्सा आ गया। मेरी मर्जी, मैं आपकी कोई नौकर नहीं हूँ कि उठकर आपके लिए गेट खोलूँ। अगर इतनी ही तकलीफ़ थी मुझसे निकाह करने की तो इनकार कर देते। अगर फ़रा के ही पीछे मरना था तो मेरी ज़िंदगी को क्यों जहन्नम बना दिया आपने? वो चीखते हुए रोने लगी। उसकी बात सुनकर मुर्तसिम पहले तो सन्न रह गया, मगर जब सारी बात समझ में आई तो एक हल्की सी मुस्कान उसके चेहरे पर आई। वो उसके पास बैठ गया और फिर बिना सोचे समझे आलिया को अपनी बाहों में भर लिया और आलिया भी उसकी बाहों में आते ही और भी ज़्यादा रोने लगी थी। वो उसकी शर्ट से अपनी नाक और आंसू साफ कर रही थी और रोते रोते उससे शिकायतें भी कर रही थी। आई एम सॉरी, आज के बाद ऐसा नहीं होगा। मैं जहाँ भी जाऊँगा तो तुम्हें बताकर ही जाऊँगा और यहाँ फार्म हाउस पर तो अकेले कभी भी नहीं छोड़ूंगा, बल्कि साथ रहूँगा। और रही बात फ़रा की तो ये बात अपने दिमाग से निकाल दो कि मैं उससे प्यार करता था, सिर्फ उसे पसंद करता था क्योंकि वो पढ़ी लिखी लड़की थी। लेकिन अब मैं खुश हूँ कि उसकी जगह तुम मेरी ज़िंदगी में आई हो। खुदा ने मेरे हक़ में ये बेहतर किया कि वो खुद ही शादी को छोड़कर चली गई। अगर मैं फ़रा से शादी कर लेता तो तुम्हें कैसे पाता? वो उसे अपनी बाहों में भींचते हुए शरारत से बोला। मगर आलिया की हिचकियाँ और भी तेज हो गई थीं। आप बहुत बुरे हैं। उसकी शर्ट से मुंह छुपाते हुए वो बोली। हाँ जी, बहुत बुरा हूँ, बट जैसा भी हूँ तुम्हारा हूँ। मुर्तसिम ने उसके आंसू अपने हाथों से पोंछे थे। मैं आपसे ज़िंदगी भर बात नहीं करूँगी, आलिया ने ऐलान किया। चलो शुक्र है, ज़िंदगी भर साथ रहने के लिए तो मान गई। बात करने के लिए मैं खुद मना लूँगा। वो मुस्कुराया। नहीं, मैं बात नहीं करूँगी, आलिया ने मुँह फुलाकर कहा। अच्छा, तो अभी मुझसे बात कौन कर रहा है? उसकी बात पर आलिया ने उसे घूरा, मगर उसकी नरम नज़रें देखकर उसकी हंसी छूट गई। वो आज भी एक ही बेड पर लेटे थे, लेकिन पहले जो अलग अलग कोनों पर लेटते थे और अब एक साथ लेटे थे। वो उसके कंधे पर सर रखे उसके पहलू में लेटी हुई थी, जबकि मुर्तसिम की गहरी सांसों की सरसराहट आलिया के वजूद को पिघलाने लगी थी। उसके दिल की धड़कन बदलने लगी थी। जज्बात तो मुर्तसिम के भी बहक रहे थे, लेकिन वो खुद को संभाले हुए था। वो अभी कोई जल्दबाजी नहीं करना चाहता था। दोनों एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। दोनों के होंठ जज्बात की शिद्दत से कांपने लगे थे और अनजाने ही दोनों एक दूसरे की लबों को छू गए थे। हल्का हल्का नरम एहसास दोनों बुरी तरह मदहोश होने लगे। गहरी सांस लेते हुए अलग हुए तो मुर्तसिम ने जज्बात से बोझल आवाज़ में उसके कान में सरगोशी की थी। आलिया, क्यों ना आज हम कुछ कुछ कर ही लेते हैं। अब खुद पर और कंट्रोल नहीं है। और आलिया उसके सीने में दुबक गई थी। उसकी इस रजामंदी पर मुर्तसिम ने देर नहीं लगाई थी। उसके नाजुक वजूद को अपने होठों से बड़ी बेकरारी से छूने लगा था और धीरे धीरे हर पर्दे से आज़ाद करता हुआ उसे खुद में समेटता चला गया। उनके बीच ना तो कोई कस्में हुई थीं, न लंबे चौड़े इकरारनामे, बस एक खामोशी भरा नरम एहसास था जो दोनों के दिलों को छू गया था। ऐसा नहीं था कि वो दोनों एक दूसरे से दीवाना वार प्यार करने लगे थे, मगर अब वो दोनों एक दूसरे के लिए ज़रूरी हो चुके थे। मुर्तसिम ने अब फ़रा को पूरी तरह भुला दिया था, क्योंकि उसे तो एक पढ़ी लिखी बीवी चाहिए थी और अब जो उसकी बीवी थी वो उससे भी ज़्यादा पढ़ी लिखी थी। आलिया ने भी सारिम को दिल से निकाल दिया था, ये सोचकर कि शायद उसकी किस्मत में कोई और लड़की होगी जो उसे उससे ज़्यादा मोहब्बत देगी। उस रात फार्म हाउस पर उन्होंने अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत की थी और एक दूसरे के रंग में रच बस गए थे। अगली सुबह जब दोनों हवेली लौटे तो उनके चेहरे खुशी से दमक रहे थे। दादा जान ने अपने पोते की नज़र उतारी थी। वो इतने दिनों से आलिया की बुझी बुझी आंखें और मुर्तसिम की खामोशी देख रहे थे। कभी कभी रिश्तों को बचाने के लिए बड़ों की दखलंदाजी ज़रूरी हो जाती है और दादा जान की इसी दखलंदाजी ने आज उन्हें एक मुकम्मल रिश्ता दे दिया था। आज दोनों बच्चे दिल से खुश नज़र आ रहे थे। फ़रा और फ़राज एक खुशहाल ज़िंदगी जी रहे थे। फ़राज उसे टूटकर चाहता था और फ़रहा भी उससे मोहब्बत में पूरी तरह डूबी हुई थी, मगर उसके दिल के किसी कोने में माँ बाप की याद हर पल एक टीस बनकर उभरती थी। एक दिन जब मुर्तसिम और आलिया अपने पुराने शहर वाले अपार्टमेंट में रहने के लिए आते हैं तो रास्ते में उनकी मुलाकात अचानक फ़रा से हो जाती है। फ़रा को देखकर आलिया का दिल पसीज जाता है। वो उसके करीब आती है और भर्राए हुए लहजे में कहती है,
फराह, जो हुआ वो गलत था, लेकिन अब मैं तुझे तेरे माँ बाप के पास लेकर जाऊंगी, तुझे उनसे माफ़ी दिलवाऊंगी। वो तुझसे बहुत प्यार करते हैं, तेरा इंतज़ार कर रहे हैं। फराह की आंखें भर आती हैं, पर वो खुद को संभालते हुए कहती है, नहीं आलिया, अब बहुत देर हो चुकी है। मैंने फराज से मोहब्बत की थी और उसी मोहब्बत के लिए अपने माँ बाप की इज्जत को रौंद कर चली गई। अल्लाह ने मुझे मेरी मोहब्बत तो दे दी, फराज मुझे जान से ज़्यादा चाहता है, लेकिन माँ बाप की बेइज्जती करवाने की मुझे सज़ा भी तो मिलनी चाहिए ना। और यही मेरी सज़ा है कि मैं ज़िंदगी भर उनके प्यार को तरसती रहूं। इतना कहकर वो फराज का हाथ थामती है, अपनी भीगी आंखों को मोड़कर पीछे देखे बिना वहाँ से चली जाती है। मुर्तसिम और आलिया उसे जाते हुए देखते रह जाते हैं, दूर तक खामोश, बस आंखों में एक ही सवाल लिए, क्या मोहब्बत इतनी महंगी होती है। दोस्तों, आज की हमारी कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना। रोज़ एक नई और रोमांटिक कहानी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं दोस्तों अगली किसी नई कहानी के साथ।